लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार। लेट्स माइक पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है और आज हम बात करेंगे राष्ट्र की दिशा, जिसमें समाज और राजनीति की क्या भूमिका होती है। इसके लिए हमारे पास आज स्टूडियो में आए हैं श्री साजिद सुलेमानी कुरैशी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, साजिद साहब हमारे आर्कियोलॉजी बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आप सचिव हैं। आप अपने बारे में कुछ बोलिएगा। आर्कियोलॉजी बोर्ड के सदस्य रहते हुए मैंने पूरे भारत में भ्रमण किया और सर्व समाज के अंदर मैंने काम किया और सामाजिक बंधुत्व की दिशा के अंदर मैंने जो काम किया वो आज सबके सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। और अभी मैं वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव हूँ और अपना काम कर रहा हूँ, जो भी पार्टी का आदेश होता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आज हम सबसे पहले बात करते हैं, सर हमें बताइएगा कि आज देश के अंतर्गत मुसलमानों की जो राजनीति में हिस्सेदारी है वो लगातार कम होती जा रही है। उसके पीछे आप क्या मानते हैं? राजनीतिक नो डाउट मैं इसमें कहूँगा कि आज का जो वर्तमान माहौल है जो बनाया गया है देश के अंदर, कहीं ना कहीं वो एक विभाजन का माहौल है। और दूसरा, जो क्षेत्रीय दल बने हैं जगह जगह पर, उनसे भी जो वोट बैंक का जो डिवाइडेशन हुआ है वो भी एक फ़र्क बनता है। और एक राजनीतिक जागरूकता की कमी है और राजनीतिक जो एक तरीका है करने का, जो सभी समाजों को साथ में ले करके चल करके सामाजिक बंधुत्व तरीके से, जिसके अंदर सबका साथ लेकर के अपन सब समाजों को साथ में, वहाँ कहीं ना कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी जो वर्तमान में जो माहौल चल रहा है, जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर राजनीतिक चेतना में जागरूकता ही है, सभी समाजों को साथ लेकर के मुस्लिम समाज चल रहा है। आने वाले समय के अंदर हो सकता है शायद अच्छे इसके रिजल्ट आएंगे। जी, आप एक खुद कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का जो विश्वास है वो जीत पाएगी? कांग्रेस पार्टी 36 समाज की पार्टी सिर्फ एक समाज की तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्रीय बंधुत्व की बात करती आई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा है, एकम बल समाज से तदभाव से दुर्बल है, एकम प्रशंसित राष्ट्र हितेक्षणा। एकता ही समाज का बल है, एकता ही समाज दुर्बल होता है। और राष्ट्रहित की बात करने वाले हमेशा एकता की बात करते हैं। जब राष्ट्रहित की बात आएगी, जब एकता की बात है, वही कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस संविधान की बात करती है, कांग्रेस सामाजिक समरसता की बात करती है, सामाजिक समानता की बात करती है। और आज के टाइम के अंदर 36 समाज को अगर कोई लेके कोई पार्टी चल रही है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, चाहे वह पिछड़ा हो, अंगड़ा हो, चाहे वह ट्राइबल हो, सभी समाजों को आज कांग्रेस पार्टी साथ लेके चल रही है। और उनके हकों के लिए जो संविधान की रक्षक के रूप में जो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो, किसी छुपा हुआ नहीं है। आज संविधान की और ओबीसी की और पिछड़ों की, माइनॉरिटी की, दलितों की अगर कोई लड़ाई लड़ रही है देश में तो कांग्रेस। बिल्कुल सही है। साजिद साहब, आप आर्कियोलॉजी बोर्ड के सदस्य रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारी संस्कृति में जो मुसलमान भाई हैं उनका कोई योगदान है? बहुत योगदान रहा है मुस्लिम समाज का। मैं एक मुस्लिम शासक की बात करूंगा, शाहजहाँ की, जिसका 20 साल का शासन रहा और उन्होंने 148 मोनूमेंट्स इस देश को दिए। एक अपने आप के अंदर रिकॉर्ड है। आज के टाइम के अंदर वो एक एक मोनूमेंट्स अगर कोई बनाए तो उसको 20 साल लग जाते हैं और उन्होंने 20 साल के अंदर 148 मोनूमेंट्स दिए हैं, जो किसी छुपा हुआ नहीं है। उसके अलावा एक लंबा एक सामाजिक इतिहास है सभी समाजों का। अगर हम ये चाहें कि भाई हमें, जैसे मान लो टीपू सुल्तान की बात करते हैं, टीपू सुल्तान साहब ने अपने टाइम के अंदर एक मंदिर है जिसको, उस मंदिर के अंदर आपने मूर्ति दान किए, हाथी दान किए, चांदी के बर्तन दान किए, आपने हाथी, मतलब कि जितना हो सकता था मंदिरों में खूब दान किया। मंदिरों में सबसे ज़्यादा दान करने वाले राजाओं में जो नाम आता है वो टीपू सुल्तान का नाम आता है। और ये किसी छुपा हुआ नहीं, इतिहास बोल रहा है सबके सामने।
और साउथ के जो मंदिरें हैं उन मंदिरों की जो रक्षक है उनके अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है टीपू सुल्तान साहब का। जो धार्मिक संस्कृति के जो रक्षक के रूप में जो टीपू सुल्तान साहब का काम रहा साउथ के अंदर, आज साउथ में आप देखते 1000 साल पुराना मंदिर, 2000 साल पुराना मंदिर। और एक टीपू सुल्तान साहब ने एक युद्ध जीता था, उस युद्ध के अंदर आपको एक मूर्ति मिली थी, उस मूर्ति को आपने स्थापित करके वहाँ भव्य मंदिर बनाया। आज वो एएसआई का मोन्यूमेंट्स है जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज के टाइम के अंदर साझी विरासत के रूप में हमें जो साझी संस्कृति है, तो साझी हमारा जो मोनूमेंट्स का है उसको हमें सबको एक दूसरे की रक्षा करना। हमारे मंदिर हमारे हैं, मस्जिद हमारे हैं, हमारे जो पुरातन जितने भी एएसआई के मोनूमेंट्स है। मैं खुद अपने बारे में बताऊँ आपको मैं कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एक मुझसे मिले थे, बनारस के रहने वाले थे, मेरे शहर में आए थे। बनारस के अंदर एक कोई मंदिर की कोई मसले को लेकर बात थी, उन्होंने सिर्फ एक मंदिर के मसले को लेकर बात करनी थी। तो मैंने अपनी मीटिंग के अंदर बाकायदा हिंदुस्तान के अंदर जितने भी किले हैं उन किलों के अंदर जो मंदिर थे उनको खोलने की बात मैंने मुद्दा बनाया था। और उसके बाद के अंदर वो मंदिर खोले गए, वो मस्जिदों के अंदर काम शुरू हुए, मंदिरों में काम शुरू हुए। करीब ये तो एक मंदिर की बात करते हैं, शायद मेरे ख्याल से उस वक्त में 450 के आस या 400 मंदिर के आसपास में जिन पे मंदिरों को खोल करके उनकी रिपेयरिंग शुरू की गई थी। ये सब कांग्रेस की गवर्नमेंट में टाइम हुआ है। तो कांग्रेस का भी, कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं है कभी मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान। हम चर्च के अंदर हमने काम किया है, गोवा के अंदर चर्च में काम करा है हमने एक ओरछा धाम था जिसको भगवान राम राज्य भूमि कहा जाता है उसको, और झांसी से आगे जा कर के ओरछा धाम कहते हैं, वहाँ पर हमने काम करा है हमने। तो बौद्ध स्तूप के ऊपर खूब काम हुए हैं हमारे टाइम के अंदर। सांची का जो बौद्ध स्तूप है मशहूर है, उसके अंदर हमने काम किया। और शायद मेरे ख्याल से एएसआई का मैं 7 मेंबर्स में से एक ऐसे मेंबर था जो उसने पूरे भारत को भ्रमण किया और ईमानदारी से अपने कर्तव्य की पालना करी। क्योंकि जो भी पद मिलता है सब ईश्वर का दिया हुआ होता है और हमें ईश्वर को ही जवाब देना है इसका कि हमने क्या अच्छा किया, क्या उस पद के प्रति हमने क्या उसका सदुपयोग किया। कि जवाब तो हमने अपने मालिक को देना है, तो दिया हुआ तो मालिक का ही पद है। तो उस मालिक को राज़ी रखने के लिए हमने सर्वभवंता सर्व सुखीना के ऊपर हमने काम किया। और ये सब जानते हैं मेरे बारे में कि भाई साजिद के ऊपर कोई एक कास्ट बेस का कोई टारगेट नहीं है, हम सबको सामाजिक बंधुत्व के हिसाब से गिनते हैं। वैसे प्राउड करता हूँ कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, बट हमारा मुस्लिम कम्युनिटी में ये कहा जाता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आपका धर्म भी अच्छा है, मेरा धर्म भी अच्छा, सब अच्छे, किसी को बुरा मत कहो, किसी को बुरा कहने का अधिकार नहीं है। हो सकता है अपने से हो सकता है जितना सामने वाले का अच्छा करो, आपको किसी का बुरा करने का अधिकार नहीं है। हमारे धर्म में साफ कहा गया, उसी के ऊपर हम काम करते हैं। साजिद जी, ये बताइए कि देखा अभी आपने बताया जैसे कि हमने संस्कृति के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है और मैं कहता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में भी सभी ने भाग लिया था। लेकिन उसके बाद भी आज के माहौल वर्तमान की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्तमान समय में आज के माहौल में नफरत और विभाजन जो दिखाई दे रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, इसमें सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताऊँ, मैं किसी को दोष नहीं दे के अपने आप को दोष मानता हूँ। जब 1799 के अंदर जब टीपू सुल्तान साहब अंग्रेज़ों से 4 बार लड़ने के बाद में शहीद हुए, ही वॉज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर इंडिया की, और फर्स्ट मिसाइल मैन भी कहते हैं उनको। उसके बाद के अंदर 1819 के अंदर 36,000 उलमाओं ने शहादत दी और उनको दिल्ली से लेके मेरठ तक के जितने भी जो पेड़ थे उनके ऊपर लटका दिया। वजह इसकी ये थी कि 1819 के अंदर मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब हुआ करते थे, दिल्ली के मोदी से आज़म हुआ करते थे। उन्होंने एक फतवा दिया था, हिंदू भाइयों को साथ लेकर के तमाम उलमा जो थे मस्जिद के जो अंदर जो नमाज़ पढ़ाते हैं उनको इकट्ठा किया था। लोगों ने सोचा था, अंग्रेज़ों ने सोचा कि शायद सामाजिक कार्यक्रम होगा, लोगों ने इकट्ठा होने दिया, मगर उनको एहसास नहीं था कि मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब ये फतवा दे देंगे कि आज से तुम्हारे ऊपर जिहाद लागू होता है, खाना पीना हराम है, हिंदू भाइयों को साथ लेकर के वतन को आज़ाद कराएं और हिंदू भाइयों को साथ लेकर के मतलब कि ये जो भी अंग्रेज़ लोग हैं जिन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर रखा है उनको यहाँ से खदेड़ दे। वो एक ऐसा दिन था हिंदुस्तान की आज तक के इतिहास का कि उसके जैसी वो जमा मस्जिद से बाहर निकले, वो जितने भी उलमा थे उन सबको फांसी के तख्ते पे चढ़ाया गया। 1819 का किस्सा है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। और ये अब्दुल अजीज़ साहब जो थे वो वली मोहम्मद साहब जिन्होंने वलीउल्लाह मूवमेंट चलाया था उनके लड़के थे।
और 36,000 आदमी एक दिन में उनको फांसी का तख्ते पर चढ़ा देना ये कोई छोटी कहानी नहीं है। उसमें वजह ये रही कि हमने खुद ने अपनी कहानियों को छुपाए रखा, हमने बताया ही नहीं, क्योंकि वजह इसकी ये रही कि हम शिक्षित नहीं थे। हमें ये पता नहीं था कि 15 अगस्त पे तिरंगा झंडा लहराना होता है, एक समय ऐसा था। आज तो लहराते हैं, पिछले 40 सालों के अंदर फ़र्क आया है। मगर एक समय ये था कि क्योंकि देश नया नया आज़ाद हुआ था, 562 रियासतें थी, हर एक रियासत का एक अलग फ्लैग होता था, हर एक रियासत का एक अलग संविधान था, हर एक रियासत की एक अलग अलग सोच हुआ करती थी। उस वक्त में रियासतों की सुरक्षा अहम होती थी। मैं अलग रियासत से था, जयपुर अलग रियासत थी, बीकानेर अलग रियासत थी, जोधपुर अलग रियासत हुआ करती थी। तो हमको ऐसा लगता था कि जोधपुर अलग देश है, जयपुर अलग देश है, बीकानेर अलग देश है। मगर देश आज़ाद हुआ, लोगों में शिक्षा का फ़र्क पड़ा, और उस वक्त जो क्रीम थी, उस वक्त देश की जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड कम्युनिटी थी, वो उधर चली गई। और जिन्होंने देश के अंदर जिसने इस भारत माँ को अपने माथे से चूमा, वो यहाँ रहे। और उनके पास तो, मुसलमानों के पास तो वो था, चॉइस थी, आप जा सकते थे। मुसलमानों का नहीं, जो गरीब मुसलमान था यहाँ का, जो पिछड़ा मुसलमान था, जो यहाँ का मतलब कि मैं दलित मुसलमान भी कह सकता हूँ, पिछड़ा भी कह सकता हूँ, उस वक्त का अशिक्षित मुसलमान भी कह सकता हूँ, जिसने ये कहा कि नहीं, जिस धरती के ऊपर हम सजदा करते हैं, जिस धरती की मिट्टी को हम अपने माथे पर सजाते हैं, उस मिट्टी को हम नहीं छोड़ सकते। और वो यहाँ रहे, और रह करके उन्होंने देश को संवारा। और वो रहने वाले लोगों में से अबुल कलाम आज़ाद आए, उन्हीं रहने वालों में से ग्रेट अब्दुल हमीद साहब आए जो मार्टिर रहे, सोफिया कुरैशी आई, उसी के अंदर से अजरुद्दीन आए, उसी के अंदर से आप देखेंगे विभिन्न टाइम के अंदर अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स भी आए। तो अशफाकुल्लाह खान साहब की कोई भुलाया नहीं जा सकता। आप खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को आप भुला नहीं सकते। आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को नहीं भुला सकते आप इस देश के अंदर। उनकी बहुत यहाँ मतलब देन है उनका इस देश के अंदर। तो इस देश के अंदर साझी संस्कृति रही है, साझी विरासत रही है। जितना हमारे हिंदू भाइयों ने दिया, दलित भाइयों ने दिया, ओबीसी ने दिया, मुसलमानों ने दिया, पिछड़ों ने, सभी का इस देश को बहुत कुछ दिया हुआ है। हम किसी के लिए कहें कि इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, सब ने कुछ ना कुछ दिया है। महात्मा गांधी जी वैश्य समाज से आते थे, है, वो है राम करते करते शहीद हो गए। पंडित नेहरू ब्राह्मण समाज से थे। मौलाना आज़ाद साहब मुस्लिम थे, मौलाना थे, एक जोड़ी थी उनकी। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब एक जोड़ी थी उनकी, महात्मा गांधी की जोड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस बंगाली थे, वो आज़ाद हिंद फौज के अंदर उनकी जोड़ी थी। रंजन कुरैशी उनके साथी हुआ करते थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब जिन्होंने ये बात कह दी थी कि मुझे आज़ाद भारत की चाबी चाहिए 1932 के अंदर, जब गोल टेबल सम्मेलन हुआ था, तो उन्होंने मुझे आज़ाद भारत की चाबी चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ नहीं बनना। अभी जिंदा शरीर इस देश में नहीं जाएगा, भारत में नहीं जाएगा, गुलाम भारत में नहीं जाएगा। उसी रात को उनकी डेथ हो गई थी, फिलिस्तीन के बॉर्डर के ऊपर उनकी कब्र है। ये सब इतिहास है, और इस देश के अंदर एक लंबा इतिहास है। मैं कह रहा हूँ हमारा इतिहास बहुत स्वर्णिम है, बहुत ऐतिहासिक है। हम अपने देश को जितना गौरवान्वित कर सकें ना उतना कम है। मैं कहता हूँ मेरे 100 जन्म इस देश के ऊपर कुर्बान, इस देश की संस्कृति के ऊपर कुर्बान। हमने इस देश को बहुत कुछ दिया है, और उम्मीद करेंगे हम इस देश को जितना दे सकते हैं ना, हमारी नस्लें भी दें इस देश को। हमारी ये सोच है। आपने संस्कृति के बारे में अभी बहुत कुछ बताया है, देश के महान विभूतियों के बारे में भी चर्चा की है। अब मैं बात करना चाहूँगा शिक्षा पे। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा मुस्लिम जो समाज है वो क्या अभी भी पिछड़ा हुआ है? आप क्या मानते हैं? देखो, देश के अंदर हमेशा से शिक्षा पिछड़ी हुई रही सभी समाज के लिए। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मुस्लिम समाज में। पहले सरकारी स्कूलें हुआ करती थी, प्राइवेटाइजेशन नहीं था। जैसे प्राइवेट स्कूलें खुलनी शुरू हुई तो वहाँ पर फीसेस ज़्यादा लगती थी। मगर धीरे धीरे आज़ादी के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, गरीब गुरबा लोग यहाँ रह गए थे, वो धीरे धीरे यहाँ पर पढ़ने लगे, शिक्षित होने लगे। अब जो नस्लें आ रही हैं वो राष्ट्र वंदना भी करती है, और भारत माँ की जय की भी कर रही है, वो शिक्षित भी हो रही है। तो शिक्षा, बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा है, शिक्षा तो वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वो समझेगा भी। मैं ये कहता हूँ वो समझेगा, और उसको समझ आएगी कि राष्ट्र चीज़ क्या है, और राष्ट्रभक्ति क्या है, और राष्ट्र निर्माण क्या है, और मेरा देश है, और दुश्मन देश है। सब चीज़ों का जो थॉट पैदा होती है, मैं मानता हूँ इसका केंद्र बिंदु शिक्षा है। अगर शिक्षा में जब तक, मैं तो ये मानता हूँ कि आज जिस तरह से राजस्थान के अंदर आज इलाज फ्री है ना, मैं तो कहता हूँ टोटल शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए।
और हायर शिक्षा फ्री होनी चाहिए। गरीब का बच्चा बड़े से बड़े सेंट स्टीफन में पढ़े, वो भी फ्री के अंदर, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से आज गहलोत साहब ने किया कि भाई गरीब का बच्चा अगर इटर्नल हॉस्पिटल के अंदर भी कोई इलाज कराना चाहता है, आज CK बिरला में इलाज कराना चाहता है, तो वो गरीब का बच्चा भी हमारे माननीय भजन लाल जी का एक ट्वीट आया था सरकार बनने से 3 दिन पहले कि गहलोत साहब ने गरीबों को 5 स्टार जैसी होटलों की यात्राएं करवा दी फ्री के अंदर। ये किसी छुपा हुआ नहीं है काम, ये एक महान आत्मा का काम है। मतलब ये आम आदमी की सोच नहीं है, एक महान आत्माएं होती हैं, कोई विभूतियाँ होती हैं जो देश के लिए, इस देश के अंदर स्वामी विवेकानंद साहब ने काम किया, इस देश के अंदर ज्योतिबा फुले साहब ने काम किया, कोई इसको भूल नहीं सकते। 200 साल बाद भी हम उन विभूतियों को याद करते हैं, नहीं उनका जो काम था शिक्षा को लेकर के, मगर जो शिक्षा जिस तरह की होनी चाहिए उस शिक्षा के अंदर हम नहीं दे पा रहे हैं। आज भी हम, चाहे राज किसी का भी रहा हो, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, हायर शिक्षा। आज गरीब का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, बिल्कुल गरीब का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, गरीब का बेटा आज RJS नहीं बन सकता, गरीब का बेटा IAS IPS नहीं बन सकता, मगर लोग निकलने लगे हैं, सुधार आ रहा है, धीरे धीरे किसान का बेटा आगे बढ़ रहा है, गरीब का बेटा आगे बढ़ रहा है, पिछड़ों का बेटा आगे बढ़ रहा है, मगर इस सुधार के अंदर वक्त लग रहा है, इसमें स्पीड होना चाहिए। शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, शिक्षा ही व्यक्ति को निखारती है, देश को निखारती है। बहुत से देश है जो शिक्षा फ्री दे रहे हैं, हमारे देश में नहीं। आगे मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि हमारे देश के अंतर्गत यदि मुसलमानों की स्थिति को और ज़्यादा सुधारना चाहते हैं हम, तो आप हमें ऐसे 3 पॉइंट बताइए जो बिल्कुल कारगर हों। मुसलमानों को सबसे पहले तो शिक्षा, जो आधुनिक शिक्षा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा मैं ये चाहता हूँ, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है जो मदरसाओं में पढ़ती है, तो सरकार को एक स्कीम लानी चाहिए कि मदरसाओं को सोते ही हायर एजुकेशन में वो खुद ही, क्योंकि उनके पास बिल्डिंगें बनी हुई है मदरसों में, तो मुसलमान चाहे तो अपनी सोते ही बिल्डिंगों को हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ उनको तब्दील की जाए। और जो धार्मिक शिक्षा है उसको एक पीरियड के रूप में लिए हुए, एक पीरियड होता है, ना कि उसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम ही धार्मिक कर दे। आधुनिक शिक्षा के साथ में अगर आपको धार्मिक शिक्षा देनी है, एक पीरियड के तौर में दे। सामाजिक ज्ञान होता है, गणित होती है, विज्ञान होता है, वैसे ही किसी को अरबी पढ़नी है, उर्दू पढ़नी है, एक पीरियड रख लो। तो एक शिक्षा के अंदर कहीं ना कहीं उनको सुधार करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए, और लोग करना चाहते हैं। मगर मैं एक बताऊँ, बहुत से ऐसे मदरसा थे जो अपने आप को मदरसा से स्कूलों में या कॉलेजों में कन्वर्ट कराना चाहते थे, मगर सरकार की पॉलिसियाँ नहीं है। सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए, जब लोग सौते ही कराना चाहते हैं तो करवा दो। लोग खुद चाहते हैं कि मदरसा से हम स्कूल की तरफ आए, मगर सरकारों में अपनी पॉलिसियों में चेंजेस लाना चाहिए। दूसरा ये है, मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी बात तो आपको राजनीतिक थॉट, पॉजिटिव थॉट, हिंदू भाइयों को साथ लेकर के एक कट्टरवाद, ना तो हिंदू कट्टरवाद चलेगा ना मुस्लिम कट्टरवाद चलेगा। बहुत अच्छी बात। ना हम जिस देश में रहते हैं ना, हमारे देश के अंदर हजारों रंग हैं, हजारों भाषाएं हैं, विविधता में एकता है। तो हमें उस विविधता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमें यूँ एक, क्योंकि हम अरबी मुसलमान नहीं है, हम अजमी मुसलमान है। मुसलमान 2 तरह का होता है, एक अरब का मुसलमान होता है, एक अरब के बाहर का मुसलमान होता है। तो इस्लाम के अंदर भी जो अजमी मुसलमान है उनके लिए बहुत सी रियायतें दी, छूट दी, और मैं कहता हूँ मुसलमानों को छूट का एंजॉय करना चाहिए। मैं अपनी नॉर्मल भाषा के अंदर राम राम यूज़ करता हूँ। मुझे लोग कहते हैं शहर के अंदर, भाई साहब क्या हाल है, राम राम, मैं कहता हूँ राम राम। हमारे ब्राह्मण दोस्त वो हमें कहते हैं भाई साहब सलाम वालेकुम, मैं कहता हूँ राम राम। तो ये हमारा एक सामाजिक कल्चर, यही कल्चर जो है विविधता को लेकर के, हमें लोग कहते हैं जय राधा कृष्ण बोलते हैं, हम जय राम राम बोलते हैं, हम जय सिया राम बोलते हैं। हमारा कल्चर है, भारतीय संस्कृति है हमारी, जो हम अजमी मुसलमान हैं। और अजमी मुसलमान, ये सब बातें किसने सिखाई हमको? ये सब बातें हमें गरीब नवाज से सीखने को मिली। गरीब नवाज का वो दर है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जाते हैं। मुसलमानों के सारे सिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी सब जाते हैं। वो तो वो दर है जिसको पृथ्वीराज साहब ने भी पीर माना। वो तो वो दर है जिसको बड़े बड़े बुजुर्गों ने उसको स्वीकार किया। और उनका तो एक ही काम था, सर्वभौमतः सर्व सुखीना, सबका भला हो, सबका सुख हो। और वही आज हमारे गीता में लिखा हुआ है, वही आज हमारे महापुराण में लिखा हुआ है। तो सर्वभौमतः सर्व सुखीना की जो बात है वो हमारी मिट्टी में है। हमारी मिट्टी जिसकी कोई उम्र नहीं है,
लाखों अरबों साल पुरानी मिट्टी है, इसके अंदर जो आया वो समा गया, वो यहाँ से बाहर नहीं गया। उसने इस मिट्टी को माथे पे तिलक भी लगाया और माथे उसने इस मिट्टी से चंदन भी बनाया और उस मिट्टी को नमाज के अंदर अपना माथे के ऊपर निशान भी बनाया मिट्टी से। तो ये मिट्टी तो सबको, और इस मिट्टी के ऊपर जो चलता है मिट्टी देती है। भगवान राम जी 14 साल का वनवास लिए, कहाँ से चले? अयोध्या से चले, इस मिट्टी के ऊपर चलते हुए गए, अयोध्या वहाँ श्रीलंका तक चले गए, वापस आए, अयोध्या सज गई। 14 साल का वनवास लिया, मतलब कि दशरथ पुत्र राजा राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। इस मिट्टी पे चल के तो राम कहलाए। आज के राहुल गांधी है, चल रहे हैं मिट्टी के ऊपर, पैदल चल रहे हैं, वही भारत जोड़ो यात्रा निकाली भगवान राम की तरह। आज 14 साल का वनवास झेल रहे हैं, और वो भी देखो। आज के युवा में खास तौर से देखा जाए तो एक भटकाव है, बहुत ज़्यादा भटकाव, वो दिशाहीन हो गया है। तो आज के युवाओं के लिए वो दिशाहीन ना हो, आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को मैं एक बात कहता हूँ, जो मैंने पहले कहा, हमें अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। हमारा इतिहास बहुत गौरवान्वित करता है हमको, और हमारे बुजुर्ग, हमारे अंदर जो कल्चर है, बुजुर्गों को जो प्रणाम करने का कल्चर है, वो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ ख़त्म हो रहा है। बड़ों को सम्मान देने का, प्रणाम करने का, पैर छूने का जो हमारी भारतीय संस्कृति है। तो अगर हम किसी को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं, किसी का आदर करते हैं, सद्भाव करते हैं, सदाचार करते हैं, मैं ये मानता हूँ उसका सबसे बड़ा कारण हमारे खाने पीने में फ़र्क है। भारतीय संस्कृति का जो फूड है, मैं एक्चुअली एकदम 0 पॉइंट पे जा रहा हूँ इसके, भारतीय संस्कृति का जो फूड है उसके ऊपर कहीं ना कहीं वेस्टर्न या चाइनीज़ फूड का असर है, जिसके अंदर थोड़ी उत्तेजना है। तामसिक भोजन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, और हमारी थॉट के अंदर उग्रता आ गई। तामसिक भोजन यूज़ करने से हमारे माहौल में उग्रता आ गई। उग्रता आने से हम किसी को समझ नहीं रहे। और दूसरी बात ये, हम सब की ओढ़ा उड़ी करने लगे। नशा आज किसी छुपा हुआ नहीं है, हर गली चौराहे के ऊपर बुरा सा बुरा नशा बिक रहा है। पेरेंट्स परेशान है। बच्चा छोटी उम्र के अंदर ही 13, 14, 15 साल की उम्र होती है उसकी, वो मतलब कि हर तरह की सुविधाएं, 1.5 लाख का मोबाइल, 2.5 लाख 3 लाख की बाइक्स, और फिर उसको रोज़ का खर्चा 500 हज़ार रुपये का। तो इसकी वजह एक ही है कि हमने अपने बच्चों को शुरुआत से, हम अपने बच्चों को अगर उसी हिसाब से पालेंगे, तामसिक भोजन से दूर रखें, गरिष्ठ भोजन से दूर रखें, ठीक है, हम अपने बच्चों को ये समझाएं, ये खाने, ये जैसे हम कहते हैं ना, ये मतलब ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गुड टच है, ये बैड टच है। तो हमें आदतों में भी उनको बताना पड़ेगा कि भैया ये आदत अच्छी, ये आदत बुरी है, ये दोस्त अच्छा है, ये दोस्त बुरा है। हम बाज़ार में जाते हैं, एमआई रोड पे घूमते हैं, वहाँ पर 1000 दुकानें, हम सभी दुकानों से माल थोड़ी लेते हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे लायक दुकान कौन सी है, तो अच्छी दुकान कौन सी है, अच्छा खाना कौन सा देती है, हम दुकान चूज़ करते हैं खाना खाने के लिए। तो उसी प्रकार हमें अपने जीवन में दोस्तों का भी चयन अच्छा करना चाहिए, और दोस्त भी ऐसे होने चाहिए जो संस्कृति से भरे हुए हों, जिसके माता पिता भी संस्कृति वाले हों, जिसका परिवार भी संस्कृति वाला हो, जो सामाजिक समानता और सामाजिक समरसता में विश्वास रखता हो, जो होली और दीपावली भी बनाए, जो ईद की समैया भी खिलाए, हमेशा जो गिरजाघर का चर्च के अंदर भी जाए। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए इस देश के अंदर जिसके अंदर सामाजिक समानता हो। मगर हमारे अंदर जो बुराइयां आ रही हैं, मैं ये मानता हूँ उसका 0 पॉइंट, जो गरिष्ठ भोजन हम खाते हैं, उससे हमें थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, दूर, थोड़ा गैप रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा साजिद साहब आपने। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यह है कि आज के जो युवा है, खास तौर से अल्पसंख्यक युवा, उनमें राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपाई जाए, कैसे विकसित की जाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति एक समर्पण होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति, जैसे आपने अपनी आज़ादी की बात की, संस्कृति की बात की, शिक्षा की बात की, हमने अपने जितने भी इतिहास के जितने भी महाविभूतियाँ थी उनकी चर्चा की है। उन लोगों ने अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर किया है। तो आज के संदर्भ में इस्लाम की एक हदीस है जी, राष्ट्र से प्रेम आधा ईमान है। बिल्कुल सही। अगर कोई व्यक्ति अगर अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करता तो मुसलमान ही नहीं है। बिल्कुल सही। इतने से शब्द के अंदर मैंने कहता हूँ सब आ गया। बहुत कुछ किया। अगर आप मुसलमान हैं सच्चे, तो जिस माटी को आप 5 वक्त चूमते हो नमाज के अंदर,
सजदे में जाते हैं, वो तो सबकी है ना। उस माटी को अगर चूमते हो और उस माटी के प्रति अगर आपका ध्येय पॉजिटिव नहीं है तो माटी आपकी नहीं है। आप माटी की नहीं है तो माटी आपकी नहीं है, क्योंकि उसी माटी के अंदर आपको समाना है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर मतलब हिंद के लिए तो बहुत हदीसें हैं। अक्सर प्रोफेट साहब क्या करते थे, साहब मैं आपको बताऊँ, आपको हिंद की तरफ चेहरा करके बैठ लिया करते थे। तो आप कहते थे कि, तो लोग कहते थे कि अक्सर आप हिंद की तरफ चेहरा करके क्यों बैठते हैं? तो आप कहते थे मुझे असल इस्लाम की खुशबू उधर से आती है। असल इस्लाम जो भारत में पनपता है, सामाजिक समरस, क्यों हमने वो भी बताया आपको, हम अजमी लोग हैं, तो हमारे अंदर जो एक अपनत्व वाला जो मुसलमान है वो यहाँ है। वहाँ का मुसलमान अलग तरह का है, यहाँ का मुसलमान अलग तरह का है। वहाँ के मुसलमान को आप बुलवा के देख लो, कुछ बात है मैं आराम कर रहा हूँ आपसे, वो नहीं करेगा। तो हम अजमी मुसलमान है, हमने गरीब नवाज से सीखा है ये बात। गरीब नवाज तो वो दर है जिसका जब उर्स आता है तो पुष्कर के पंडित जाकर के सबसे पहले अभिषेक करते हैं, वहाँ जाके चादर पेश करते हैं, चादर पेश पुष्कर के पंडित करते हैं। इससे बड़ा हमारे सामाजिक स्वार्थ की क्या बात करेंगे हम लोग। इस देश के अंदर बनारस के अंदर जो शहनाई वादक हुआ करते थे उस्ताद साहब, वो मुस्लिम समाज से थे। वो आज भी कई मंदिरों के अंदर वो शहनाई बजती है। तो आज राष्ट्र की दिशा में आपने साजिद सुलेमानी साहब से अपने विचार सुने, राष्ट्र के बारे में, कहाँ तक राजनीति है, कहाँ तक समाज की गति चल रही है, कहाँ समाज जा रहा है। आपने बहुत कीमती समय निकाला साजिद साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,
and digital. Let's Mike talks about every segment of life.